हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने नए यूट्यूब चैनल आरएमबी सर पर। हमने इससे पहले आपको प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन पढ़ाया था बहुत ही बेहतरीन रूप से विद कॉन्सेप्ट। और हमने आपसे ये भी वादा किया था, यदि आप हमारे साथ साइंस में क्लास 10th के साइंस में लास्ट तक जुड़े रहते हैं तो आपको बेहतरीन कॉन्सेप्ट मिलेंगे, एक से एक ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट, और हमेशा के लिए आपके माइंड में सेव हो जाएंगे। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा, वह रहेगा क्या? दर्पण। तो एक हम आपको इसलिए ज़रूर पढ़ा रहे हैं कि आप लोग जब न्यूमेरिकल करते हैं प्रकाश का अपवर्तन तथा परावर्तन में, तो जो सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन रहती वह ये रहती कि आपने देखा होगा कि बी क्या है, यू क्या है, एफ क्या है, ए वाला एफ क्या है, ए वाली आर क्या है, ए वाली आर क्या है। इनमें बहुत कन्फ्यूजन रहती है। अब इनके बाद जो सबसे बड़ा कन्फ्यूजन है वो ये है कि पता नहीं कब यहाँ पे माइनस आ गया, यहाँ पर कब माइनस आ गया, यहाँ पर कब प्लस आ गया, या यहाँ पर कब प्लस आ गया, यहाँ पर मतलब आप लोग इस चीज़ में बहुत कन्फ्यूज रहते हैं। तो यदि इनकी कन्फ्यूजन आपको हमेशा के लिए दूर करना है तो हम आपको एक एक पॉइंट पॉइंट करके पढ़ाएंगे, और जब इसको सब जोड़ेंगे, मिक्सअप करेंगे, तो आपको उसको रटने की कभी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और हमेशा के लिए आपके माइंड में सेव हो जाएगा, चाहे आप क्लास 11th में पढ़िएगा चाहे 12th में पढ़िएगा। चलिए, तो सबसे पहले हम दर्पण की बात करते हैं। तो वास्तव में दर्पण है क्या, तो हम आपको समझाते हैं कि दर्पण है क्या। जैसे हमने लिया है खोखला गोला, क्या लिया है? खोखला गोला ले लिया। अब खोखला गोले का क्या मतलब? जैसे हमने चूड़ी मानी, क्या है? जैसे हमने एक चूड़ी मानी है, वो खोखली होती, कैसी होती? खोखली होती। अब देखिए, उसको हमने काट लिया। वैसे वो तो व्रत होता है, एक प्रकार का व्रत होता है। तो हमने आपको बताया, एक तरीका बताया कि वो कैसी होती, खोखली होती। एग्जाम्पल के हम तौर पर बात करें तो आपने बल्ब देखा होगा, बल्ब के चारों ओर क्या होती? सतह होती। बल्ब के चारों ओर सतह होती। अंदर से कैसा होता है? अंदर से वह खाली होता है, खाली होता है। जैसे बल्ब होता है खोखला और उसके चारों तरफ कांच की सतह होती है, तो वो खोखला गोला होता है। पर चूड़ी क्या हमारी वृत्त होती है? चूड़ी कैसी होती? सर्कल होती है। तो हमने क्या बात करी कि ये खोखला गोला है। क्या है? खोखला गोला है। बिल्कुल गोल गेंद के आकार का आप मान लें। गेंद अंदर से कैसी होती? खाली होती, और उसके ऊपर रबड़ की सतह होती। तो एक कांच की गेंद मान लें आप। उस गेंद को हमने आधा कर दिया। यदि हम इसे इस तरह से आधा करेंगे, ये वाला पार्ट हमारा इधर का निकल आएगा, ये वाला पार्ट इधर इधर का निकल आएगा। तो इसकी ये हमारा बन गया दर्पण। इसे हम क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं दर्पण। क्लियर हुआ? हम इसे क्या बोलते हैं? हम इसे बोलते हैं दर्पण। अब दर्पण की परिभाषा क्या हो जाएगी? किसी खोखले गोले का, गोला हमारे पास कैसा था? गोला था, खोखला। तो किसी खोखले गोले का वह भाग, किसी खोखले गोले का वह भाग हमने इधर कर दें। इस वाले भाग को हमने इधर कर दिया, इस वाले भाग को हमने इधर कर दिया। तो चाहे इस भाग की हम बात करें चाहे इस भाग की, किसी खोखले गोले का कटा हुआ वह भाग जिस पर पॉलिश की जाती है, जिस पर पॉलिश की जाती है, दर्पण कहलाता है। तो हमारी जो परिभाषा है वो क्या हो जाएगी? परिभाषा अगर हम आसान शब्दों की बात करें तो हो जाएगा किसी किसी खोखले गोले का वह भाग जिस पर पॉलिश की जाती है, दर्पण कहलाता है, दर्पण कहलाता है। तो हमने आपको बिल्कुल आसान शब्दों में विद डायग्राम समझा दिया है। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आना चाहिए, एक सवाल आना चाहिए कि सर आपने इसमें, या भैया आपने इसमें पॉलिश तो कहीं करी नहीं, तो पॉलिश कहाँ पे करी जाएगी? तो आपको दर्पण क्लियर हुआ, अभी समझाइए कहाँ पे पॉलिश करी जाएगी। तो आपको दर्पण क्लियर हुआ। यदि आपको दर्पण क्लियर हुआ, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो हमने इस दर्पण को, इस वाले को हमने इधर ले लिया है, एक दर्पण को हमने इधर ले लिया, या हम कहें एक दर्पण को हमने इधर ले लिया, एक दर्पण को इधर ले लिया। हमने दो दर्पण ले लिए। कितने दर्पण लिए? हमने दो दर्पण लिए। इसको हमने पहला मान लिया, इसको हमने दूसरा मान लिया। तो पॉलिश की बात आएगी। यदि हम इसकी ऊपरी सतह पॉलिश करें, ऊपरी सतह पे हमने क्या करा? हमने ऊपरी सतह पे पॉलिश कर दिया। इसकी भीतरी सतह पे पॉलिश किया हमने। देखिए ध्यान से कैसे। ये वाला हमने क्या इसके इधर पॉलिश कर दी थी, इसमें दो भाग कर दिए थे हमने, इसके अंदर इधर पॉलिश कर दिए।
क्लियर हो गया। तो इसके हमने अंदर पॉलिश कर दी, इसके ऊपर पॉलिश कर दी, तो ये हमारे दो दर्पण बन गए। दो दर्पण बन गए। कौन सा दो दर्पण बन गए? इस दर्पण का नाम हम रखेंगे अवतल दर्पण। अवतल दर्पण। इसका जो हम नाम रखेंगे वह रखेंगे उत्तल दर्पण। क्या नाम रखेंगे? उत्तल दर्पण। अब इसको याद करने की एक बहुत बेहतरीन ट्रिक हम आपको समझा रहे हैं, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। तो देखिए, आप बोले हमारे साथ अब, आपने अब बोल दिया। अब में आप एक चेक करिएगा कि आपकी जीभ है वो हवा में रहती, ऊपर रहती या नीचे रहती। मुझे क्लियर करके आप कमेंट में जरूर से बताइएगा। जैसे ही आप अब बोलेंगे, जो आपकी जीभ है वो हवा में रहेगी, मतलब ऊपर रहेगी, ना नीचे लगेगी ना ऊपर लगेगी। कहाँ रहेगी? हवा में रहेगी, ऊपर रहेगी, नीचे नहीं बिल्कुल लगेगी। तो जब अब बोलने पर ऊपर लगेगी तो पॉलिश कहाँ होगी? ऊपरी सतह पर। कहाँ हो जाएगी? ऊपरी सतह पर। आप बोले उत, और जैसे ही आपने उत बोला तो आपकी जीभ कहाँ लगेगी? नीचे वाले दांतों में। कहाँ लगेगी? मतलब नीचे लगेगी। तो सतह कहाँ हो जाएगी? भीतरी या नीचे सतह पर। इतना क्लियर हुआ? देखिए, तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी? किसी खोखले गोले का कटा हुआ वह भाग। किसी खोखले गोले का कटा हुआ वह भाग। यहां तक क्लियर हुआ? किसी खोखले गोले का कटा हुआ वह भाग जिसकी ऊपरी सतह पर, कहां पॉलिश? ऊपरी सतह पर है ना, तो जिसकी ऊपरी सतह पर पॉलिश की जाती है अवतल दर्पण कहलाता है। क्लियर हुआ? हमने क्या बताया? किसी खोखले गोले का कटा हुआ वह भाग जिसकी ऊपरी सतह पर पॉलिश की जाती है अवतल दर्पण कहलाता है। क्लियर? अब बात करते हैं उत्तल दर्पण की। तो किसी खोखले गोले का कटा हुआ वह भाग, किसी खोखले गोले का कटा हुआ वह भाग जिसकी भीतरी सतह पर पॉलिश की जाती है अब उत्तल दर्पण कहलाता है। चलिए, यहां पर हम दोनों परिभाषा लिख देते हैं। दोनों परिभाषा को लिखते हैं। किसी खोखले गोले का कटा हुआ वह भाग जिसकी ऊपरी सतह पर पॉलिश की जाती है अवतल दर्पण कहलाता है। अवतल दर्पण कहलाता है। तो हमने परिभाषा क्या लिखा है कि क्या लिखी? किसी खोखले गोले का कटा हुआ वह भाग जिसकी ऊपरी सतह पर पॉलिश की जाती है अवतल दर्पण कहलाता है। यही हम उत्तर की बात कर लें। ये क्या हो गया था? हमारा हो गया था अवतल दर्पण। अवतल दर्पण। अब हम बात करेंगे उत्तल दर्पण की। उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण क्या हो जाएगा? देखिए, किसी खोखले गोले का कटा हुआ वह भाग जिसकी भीतरी सतह पर पॉलिश की जाती है क्या कहलाता है? उत्तल दर्पण कहलाता है। आई होप आप, ये हमारे कैमरे में नहीं आ रहा इसलिए हमने आगे लिखा नहीं, आपको दिक्कत होगी, आप लिख लीजिएगा कि उत्तल दर्पण कहलाता है। आई होप आपको ये हमारे तीनों कॉन्सेप्ट दर्पण, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण अच्छे से क्लियर हुए होंगे। अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं और आपको इससे भी बेहतरीन कॉन्सेप्ट सिखाते हैं जो कि आपके
5 नंबर के एग्जाम में आता है, वो उसमें आपका काम आएगा। चलिए इसको रफ करते हैं, हमारे पास स्पेस बहुत ही कम है। अब हम एक दर्पण का जो नियम थोड़ा सा और सीखेंगे। उसके बाद जैसे हमने दर्पण ले लिया, क्या लिया, एक दर्पण ले लिया, इस दर्पण के जो बीचों बीच, इस दर्पण के जो बीचों बीच बिंदु होगा, इस दर्पण के जो बीचों बीच बिंदु होगा, उस बिंदु को हम बोलेंगे केंद्र बिंदु। केंद्र बिंदु क्या बोलेंगे, केंद्र बिंदु या मुख्य बिंदु, क्या बोलेंगे, या मुख्य बिंदु। और इसके काफी सारे नाम होते हैं, तब तक हमने 2 ही लिख दिए। क्या बोलेंगे, केंद्र बिंदु या मुख्य बिंदु। क्लियर हुआ। अब यहां से जो अक्ष जाती है, यहां से जो अक्ष जाएगी, जो लाइन जाएगी, जो रेखा जाएगी, हम उस रेखा को बोलते हैं मुख्य अक्ष। क्या बोलेंगे, इस रेखा का हमने क्या नाम दिया, इसका नाम दिया है मुख्य अक्ष। क्लियर हुआ। क्यों मुख्य अक्ष नाम दिया, अक्ष माने क्या है, हमारी एक रेखा है। अक्ष को क्या है, एक रेखा, रेखा को हम अक्ष बोलते हैं, तो अक्ष हो गई। अब मुख्य क्यों नाम दिया, क्योंकि ये मुख्य बिंदु से होकर गुजरती है। कहां से गुजरती है, मुख्य बिंदु से, मुख्य बिंदु से। अर्थात हम कह सकते हैं कि ये दर्पण के बीचों बीच होकर गुजरती है। क्यों, क्योंकि मुख्य बिंदु हमारा कहाँ पे, दर्पण के बीचों बीच में है। क्लियर हुआ। हमने क्या बताया, जो हमारी मुख्य अक्ष है वो कहां से जाती है, मुख्य बिंदु से होकर गुजरती है। इतना आपको क्लियर हुआ। चलिए अब देखिए जैसे हम बात करें, हमने आपको बताया था गोला, ये हमारा खोखला गोला है। इस खोखले गोले का केंद्र कहां पर है, इस खोखले गोले का केंद्र यहां पर है। ये तो आपको क्लियर होना चाहिए, आप 10th क्लास के स्टूडेंट हैं, तो केंद्र यहां पर। तो अगर हम इसकी बात करें, इसका केंद्र कहां पर होगा, इसका केंद्र यहां पर होगा। मैक्सिमम इसका केंद्र कहां पर होगा, यहां पर होगा। तो इसमें हम बोलते हैं सिर्फ केंद्र। क्या बोलेंगे, सिर्फ केंद्र। और जैसे ही हमने दर्पण की बात करी, तो दर्पण की जैसी हमने बात करी, इसका नाम हो जाएगा वक्रता केंद्र। क्या नाम हो जाएगा, वक्रता केंद्र। क्लियर हुआ। ठीक है, इतना आपको क्लियर हुआ। अब देखिए, वक्रता केंद्र और मुख्य अक्ष के बीच, वक्रता केंद्र और मुख्य अक्ष के बीचों बीच, वक्रता केंद्र और मुख्य अक्ष के बीचों बीच एक बिंदु होता है, उसे हम बोलते हैं फोकस बिंदु। क्या बोलते हैं, फोकस बिंदु। क्लियर। हमने आपको 4 चीजें बताई हैं, कि हमने आपको 4 चीजें बताई, कौन कौन सी, कि दर्पण के मध्य बिल्कुल बीचों बीच क्या होता है, केंद्र बिंदु या मुख्य बिंदु। ठीक है, उससे जो लाइन गुजरती है, उससे जो रेखा गुजरती है, उस रेखा का नाम क्या हो जाता है, मुख्य अक्ष। जिस प्रकार यहां पर इसे हम केंद्र कहेंगे, क्या कहेंगे, हम केंद्र कहेंगे इस गोले का, उसी प्रकार इसका क्या हो जाएगा, दर्पण का एक वक्रता केंद्र हो जाएगा। और वक्रता केंद्र और मुख्य बिंदु के बीच क्या होता है, फोकस बिंदु। क्या होता है, फोकस बिंदु। क्लियर हुआ। देखिए, इसे हम व्यक्त करते हैं सी से। किसे व्यक्त करेंगे, इससे हम व्यक्त करते हैं सी से। इसे करते हैं कैपिटल एफ। किससे व्यक्त करते हैं, इसे हम व्यक्त करते हैं कैपिटल एफ से। क्लियर। अगर हम बात करें कि मुख्य बिंदु और फोकस बिंदु, मुख्य बिंदु और फोकस बिंदु के जो बीच की दूरी होती है, मुख्य बिंदु से फोकस बिंदु तक की दूरी, मुख्य बिंदु से फोकस बिंदु तक की दूरी, हम उसे बोलते हैं फोकस दूरी। फोकस दूरी याद कैसे रखना है, क्योंकि मुख्य बिंदु से फोकस बिंदु तक की, तो फोकस बिंदु तक दूरी है, तो फोकस दूरी हो जाएगा। क्लियर हुआ। इतना आपको क्लियर हुआ। ठीक। अब देखिए, मुख्य बिंदु से वक्रता केंद्र तक की दूरी, मुख्य बिंदु से वक्रता केंद्र तक दूरी, मुख्य बिंदु से वक्रता केंद्र तक दूरी, उसे हम बोलेंगे वक्रता त्रिज्या या वक्रता दूरी। वक्रता त्रिज्या या वक्रता दूरी। अब वक्रता त्रिज्या नाम क्यों दे रखा, वक्रता त्रिज्या इसलिए नाम दे रखा है, हम किसी गोला होता है उसके
परिधि से और केंद्र तक की दूरी को किसमें व्यक्त करते हैं? त्रिज्या में व्यक्त करते हैं। किसमें व्यक्त करते हैं? त्रिज्या मतलब रेडियस, त्रिज्या में व्यक्त करते हैं। क्लियर हुआ? जब हम इसे त्रिज्या में व्यक्त करेंगे तो यहां से यहां तक की है तो एक प्रकार का गोला ही किसी खोखले गोले का कटा हुआ वह क्या कहलाता है? दर्पण कहलाता है। तो गोले की बात आई तो यहां से यहां तक क्या हो जाएगी? वक्रता त्रिज्या या वक्रता दूरी। क्लियर हुआ त्रिज्या क्यों कहा गया? इतने आपको इसमें पॉइंट रखने थे, इतने आपको इसमें पॉइंट रखने थे। क्लियर हुआ? इसको रफ कर दें। अब आपके 4 नियम और हैं। 4 नियम आप क्लियर करने के बाद में मान के चलें कि आपने इस चैप्टर में आदि या मान के चले फिजिक्स आपने बहुत ज्यादा खत्म कर दी, क्योंकि ये मेन टॉपिक है और इससे 15 से 16 नंबर का एग्जाम में जरूर से आता है। यदि आपने ये क्लियर कर लिया फिर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली। चलिए इसको रफ करते हैं। रहेगा वह रहेगा चिन्ह परिपाटी का। किसका रहेगा? चिन्ह परिपाटी। चिन्ह परिपाटी का क्या है हमारा टॉपिक? चिन्ह परिपाटी। और ये अगर आपने सीख लिया तो हमने आपको बताया था आपको किसमें डाउट रहता है कि v प्लस में कब आएगा, u प्लस में कब आएगा, f r ये कब प्लस में आएंगे कब माइनस में आएंगे, तो आपको ये हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखिए हमने यहाँ पर दर्पण लिया, क्या लिया? हमने यहाँ पर एक दर्पण ले लिया। ठीक है, अब इसके बीच में क्या है? हमने मुख्य अक्ष खींच दी। यहाँ को क्लियर होना चाहिए, ये क्या है? मुख्य अक्ष है। ठीक, हमेशा पहला पॉइंट आप ध्यान रखें, सदैव दूरी, सदैव दूरी मुख्य अक्ष से मापी जाएगी। पहला पॉइंट क्लियर करिएगा कि दूरी सदैव कहां से मापी जाएगी? मुख्य बिंदु। किससे मापी जाएगी? मुख्य बिंदु से मापी जाएगी। तो ये हमारा क्या है? ये हमारा है मुख्य बिंदु। तो हमेशा कहां से नापी जाएगी? दूरियां हमेशा यहीं से नापी जाएंगी। ठीक है, अब देखिए दूसरा पॉइंट कि अगर इधर से प्रकाश की किरण जाती है, क्या जाती है? प्रकाश की किरण, प्रकाश की किरण। और आप हमेशा इस चीज को ध्यान रखें कि हमारी वस्तु रखी जाएगी, यदि हमारी वस्तु रखी जाएगी तो हमेशा इधर ही साइड वस्तु हमेशा हमारी रखी जाएगी। क्या आपको इतना क्लियर हुआ? यदि हम वस्तु जब भी रखेंगे, वस्तु जब भी रखेंगे तो इधर ही साइड रखेंगे। वो भी आगे आगे चल के बताएंगे क्यों, ऐसा क्यों होता है। इतना क्लियर हुआ? अब देखिए अगर इधर से इधर के लिए, यहां से मुख्य बिंदु से हम इधर के लिए जितनी भी दूरियां मापेंगे, मुख्य बिंदु से इधर के लिए जितनी दूरियां मापेंगे, अर्थात हम कह सकते हैं कि प्रकाश की किरण कहां से? इधर से इधर जा रही, तो इधर प्रकाश की किरण के उल्टा, प्रकाश की किरण के अपोजिट यदि हम दूरी मापेंगे तो वो दूरी हमेशा किस में ली जाएंगी? माइनस में ली जाएंगी, निगेटिव ली जाएंगी। क्लियर? उसके बाद मुख्य बिंदु से यदि हमने क्या बताया कि दूरी कहां से हमेशा मापी जाएंगी? सदैव सदैव मुख्य बिंदु से मापी जाएंगी। ठीक है, अब देखिए मुख्य बिंदु से दूरी हमेशा मापी जाएंगी। यदि मुख्य बिंदु से दूरी हम इधर को मापते हैं, मतलब प्रकाश की किरण की दिशा में, प्रकाश की किरण की दिशा में यदि हम दूरी मापते हैं तो हमेशा प्लस में ली जाएगी। किस में ली जाएगी? हमेशा हमेशा प्लस में ली जाएगी। क्लियर हुआ? एक पॉइंट क्या बताया कि मुख्य बिंदु से यदि हम इधर के लिए मापते हैं, अर्थात प्रकाश की किरण की दिशा के अपोजिट, प्रकाश की किरण की दिशा के विपरीत मापते हैं तो हमेशा दूरी किस में ली जाएगी? माइनस में ली जाएगी। जैसे हमने कहा कि मुख्य बिंदु से वस्तु 30 मीटर की दूरी पर रखी है, या हमने कहा वस्तु 30 मीटर की दूरी पर रखी है, तो वस्तु यहां पर रखी तो 30 मीटर हो गया। अब आप यहां से यहां तक मापेंगे तो माइनस आपको लगाना पड़ेगा, माइनस आपको लगाना पड़ेगा। फिर हमने कहा कि उस वस्तु का प्रतिबिंब सीधा तथा आभासी सीधा तथा आभासी 30 मीटर की दूरी पर बनता है। कहां बनता है? 30 मीटर की दूरी पर बनता है या 25 मीटर की दूरी पर बनता है। तो सीधा तथा आभासी हमेशा उधर ही बनेगा। क्लियर हो गया?
सीधा तो हमारा किस में लिया जाएगा, हमेशा प्लस में, इसका मान ही प्लस में आएगा। तो समझाने का फर्क उद्देश्य आपका इतना था, इतना क्लियर हुआ, ठीक है। फिर जो दूरी ऊपर के लिए मापी जाएंगी, जो दूरियां ऊपर के लिए मापी जाएंगी, अब दूरी कहाँ रखी है सर, ऊपर कौन सी दूरी होगी, हाँ वस्तु की ऊंचाई है, वस्तु की यहाँ से यहाँ तक दूरी है तो दूरी वो किस में ली जाएगी, वो हमेशा प्लस में ली जाएगी, किस में ली जाएगी, प्लस में। यदि हम नीचे के लिए मापते हैं, कहाँ मापेंगे, यदि हम दूरी हमारी नीचे के लिए मापती है तो वो हमेशा माइनस में ली जाएगी। अब कहना नीचे कौन सी वस्तु आप रखेंगे, हमारा प्रतिबिंब तो बन सकता है, कहना हमने तो कभी नहीं देखा। चलिए हम आपको जब आगे पढ़ाएंगे तो हमारे कम से कम 3 से 4 क्या होंगे, वो नीचे के लिए ही हमारे प्रतिबिंब बनेंगे। हम आपको एग्जांपल देते हैं कि कहाँ आपको देखने को मिलेगा। यदि आपके घर चम्मच हो, क्या हो, चम्मच हो, तो आप उसमें देखिएगा इस तरह से आपका जो चेहरा है वो नीचे के लिए आपको दिखाई देगा, ठीक है। तो आपको क्लियर हो जाएगा हाँ कि हमारा प्रतिबिंब नीचे बन सकता है। तो ये हमारा क्या हो गया बिंब, हम इसे क्या बोलते हैं, बिंब को क्या बोलते हैं बताएं। बिंब को जो हम बोलते हैं भाई हमारा ऑब्जेक्ट होता है, क्या होता है, ऑब्जेक्ट। तो इसे हम ओ से व्यक्त करते हैं। इमेज को किससे व्यक्त करते हैं, ये तो इमेज है, प्रतिबिंब है तो आई, इसे किससे व्यक्त करेंगे, आई। इतना क्लियर हुआ। यदि आपको इतना बहुत बेहतरीन से क्लियर हो गया हो, बहुत अच्छे से क्लियर हुआ हो, तो एक बार हमें जरूर कमेंट में बताएं। आज के लिए हमारा इतना ही, और कल आपका ये चैप्टर मान के चलें कि 85% फिनिश हो जाएगा, चाहे उसमें 30 मिनट लगें, चाहे 35, चाहे 40, ठीक है। यदि आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी हो, आपको प्रत्येक पॉइंट अच्छे से समझ आया हो और कहीं पर डाउट हो तो हमें ज़रूर कमेंट से बताएं। और आपको कोई भी डाउट ना हो तो एक बार हमें इमोजी करके, थंब का इमोजी जरूर से बताएं कि हमें बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया है। और वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल और जो हमारा बेल आइकन है उसको जरूर से दबाएं, जिससे आपके पास प्रत्येक नोटिफिकेशन पहुंचते रहे और आपको प्रत्येक वीडियो हमारी सुबह 7:30 बजे मिल जाएगी। थैंक यू वेरी